वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद कंटेक्स्ट टू क्लास 10th का एसएसटी। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं इसे विदाउट एनी देरी। इंट्रोडक्शन। अगर आप अपने आसपास देखो तो लगभग आपके घर में हर एक चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आती है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की किसी ना किसी एक्टिविटी से होती है। मान लो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने बेड पे बैठे हो, बेड भी तो मैन्युफैक्चर होके आता है ना, ठीक है। तो हर चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ की जो यूटिलिटी की चीजें हैं वो लगभग सभी चीजें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से ही आती। तो देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। इस लाइन का मतलब ये है कि हम लार्ज क्वांटिटीज में, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब हम कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को। सपोज मिल्क हमारा रॉ मटेरियल है और उसको हमने प्रोसेसिंग करके बटर बनाया और बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाया, सो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। अब बटर मिल्क से महंगा होता है तो मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है। तीन सेक्टर्स होते हैं ना इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, स्टील फैक्ट्रीज हो गई, कार की जो इंडस्ट्रीज हो गई वो हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहाँ पर कपड़े बनते हैं, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। अब जो एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मैं इसको जरा सा अंडरलाइन कर दूं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मतलब कि एक कंट्री की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी अच्छी है, ये डिपेंड करता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्यों, आगे पता चल जाएगा। तो अब ये जो मैंने आपको चीज बताई पिछले स्लाइड में, तो ऐसा क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कि कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करती है। आगे बढ़ते। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आखिर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको मिलता है इस स्लाइड से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलपमेंट का बैकबोन बोला जा सकता है, और स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। क्यों, इसके तीन रीजंस है। एक तो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए क्या चाहिए होता है, हमें ट्यूबवेल्स चाहिए होते हैं, हमें कैनाल्स चाहिए होते हैं, पाइप्स चाहिए होते हैं। ये कहाँ से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही तो आते हैं, फैक्ट्री से ही तो बन के आते हैं। तो इसीलिए अगर मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को तो बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिर तीसरा पॉइंट देखो, अब देखा जाए तो जो खेती बाड़ी का काम है, जो एग्रीकल्चर का काम है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि पैसे कमाने के लिए, रोटी खाने के लिए काफी सारे लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। लेकिन अब वो लोग क्यों करते हैं, बिकॉज वो लोग मजबूर हैं। और क्यों मजबूर है, बिकॉज कोई ऑल्टरनेट जॉब नहीं है। लेकिन जब फैक्ट्री सेटअप होती है तो बहुत सारा जॉब जनरेट होता है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और इसीलिए लोगों की जो बहुत ज्यादा लोग डिपेंड कर रहे हैं खेती बाड़ी पर, एग्रीकल्चर पर, वो रिड्यूस होता है। फिर तीसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होता है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें भी जॉब मिल जाती है, और अगर किसी को जॉब मिल रही है तो उसको पैसा मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है तो पॉवर्टी कम हो रही है। तो अब और इसके तीन और पॉइंट हैं कि भाई मान लो दो रीजन्स है, ए एंड बी। अब रीजन ए में क्या है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, सिटी है, सब कुछ है इनके पास, बैंकिंग है, रेस्टोरेंट्स है, सब कुछ है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड रीजन है। एंड बी सपोज एक बहुत ही ज्यादा विलेज टाइप एरिया है, यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है। अब क्या होगा, ए में जो एलाइट क्लास टाइप लोग हैं, रिच लोग हैं, वो रहते हैं, बी में थोड़े पुअर लोग रहते हैं। तो जब बी में कोई फैक्ट्री सेटअप होगी ना, कोई भी फैक्ट्री सेटअप होगी, जब बी में कोई भी फैक्ट्री सेटअप होगी तो वहां के लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो वहां के लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो ऑफ कोर्स फैसिलिटीज भी तो अपने आप आ ही जाएंगी। तो इसीलिए जो रीजनल डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी का मतलब समझ रहे हो कि सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस है, यहाँ पर तो बहुत कुछ है और यहाँ पर तो बहुत कम चीजें हैं।
सो इस चीज को जो है कम करता है फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पर, ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में, जैसे कि बी जैसे एरिया में जहाँ पे बेसिक अम्यूनिटीज भी नहीं है लोगों के पास, ठीक है। फिर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑफ कोर्स यार ट्रेड एंड कॉमर्स तो एक्सपैंड होगा ही, क्यों? क्योंकि जो हम चीजें हमारे कंट्री के फैक्ट्रीज में बन रही है उसमें से कई सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, यानी दूसरे देशों में जाती है भारत से, ठीक है। फिर तीसरा चीज ये है कि इससे हेल्प होता है इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू। अब क्या है कि मिल्क तो था भाई, लेट्स से 25 रुपीज पर लीटर का बिक रहा है, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। आई डोंट थिंक सो कि 25 रुपीज लीटर का बिकता होगा, आई हैव नो आइडिया, एनीवेज। सो लेट्स जस्ट सपोज कि 25 रुपीज पर लीटर का मिल्क है, लेकिन बटर, यू नो बटर इज मोर एक्सपेंसिव देन मिल्क, लेट्स से 100 रुपीज का 25 ग्राम बटर मिलता है। तो क्या हुआ कि थोड़े से मिल्क से जो थोड़ा सा बटर बना, वो उस मिल्क के जितना मिल्क का प्राइस था उससे ज्यादा प्राइस का है ना बटर। सो क्या हुआ, थोड़ा जो गुड था उसको मैंने प्रोसेस किया, उसका बटर बनाया, तो बटर का वैल्यू बढ़ गया। तो इसीलिए रॉ मटेरियल्स को वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप खुद सोचो, आप पेड़ काट के लाओ, लकड़ी बेचो, कोई खरीदेगा आपसे? एंड इवन कोई खरीद भी लेता है तो बहुत कम पैसे मिलेंगे ना। लेकिन अगर आप उसी लकड़ी का सोफा बनाओ, टेबल बनाओ, चेयर बनाओ, तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है मार्केट। अब पढ़ते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो द टॉपिक सेज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है। तो वेल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हमेशा हैंड इन हैंड, हाथों हाथ एक साथ चलते हैं, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वेल, क्यों, कैसे? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज अपना सामान बेचती हैं, फिर चाहे वो कपड़ा हो या चाहे वो आइसक्रीम्स हो या फिर बटर हो, चॉकलेट हो, सब कुछ के लिए रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से ही आता है। कपड़े के लिए कॉटन आता है, आइसक्रीम के लिए मिल्क आता है। मिल्क एग्जैक्टली एग्रीकल्चर से नहीं आता, बट देन एनिमल हस्बेंड्री से आता है, और एनिमल हस्बेंड्री एक तरह से आपकी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, राइट? तो और फिर चाहे आपके कॉपी पेंसिल्स के लिए वुड चाहिए हो, वो भी एग्रीकल्चर से आती है। फर्नीचर के लिए वुड चाहिए हो, वो एग्रीकल्चर से आती है। कुछ भी चाहिए हो, इंडस्ट्रीज को ज्यादातर सामान एग्रीकल्चर से मिलता है रॉ मटेरियल के लिए। और इंडस्ट्रीज भी एग्रीकल्चर की मदद करती है। एक तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की मदद कर रहा है उन्हें रॉ मटेरियल देके, और इंडस्ट्रीज भी एग्रीकल्चर की मदद कर रही है। कैसे? उन्हें इम्पोर्टेंट चीजें देकर। और ये इम्पोर्टेंट चीजें क्या है? जैसे कि आई एम राइटिंग हियर, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन का मतलब तो समझते हो ना, खेत को पानी देने के लिए इरिगेशन के पंप्स देता है इंडस्ट्री, ठीक है। फिर खेतों में खाद और वगैरह डालने के लिए फर्टिलाइजर देता है इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर से क्या होता है, एक तरह से ये आर्टिफिशियल खाद है, ठीक है, जो कि केमिकल से बनती है इंडस्ट्रीज में। इसको डालने से क्या होता है कि क्रॉप का यील्ड अच्छा होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है क्रॉप को। फिर और क्या प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज? ट्रैक्टर्स इंडस्ट्रीज ही तो बनाती हैं, ठीक है, ट्रैक्टर्स बनते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडस्ट्रीज ही हमारे एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करती है। तो ये देखो, दोनों हाथ टू हाथ दोस्ती में चल रहे हैं ना। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की मदद कर रहा है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की मदद कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हाथों हाथ चलती है। अब अगर आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, तो उन्होंने बड़ी डिफिकल्ट तरीके से घुमा फिरा के ये चीज बोली हुई है, इसलिए इस स्लाइड का तो स्क्रीनशॉट जरूर रख लो, क्योंकि ये आपको पढ़ने में आसान करेगा। इससे आपको वो टॉपिक समझ आएगा, सिरदर्दी नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए फिर, अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पर प्लेस होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या टर्शियरी सेक्टर, या सर्विस सेक्टर। तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री का हमारी नेशनल इकोनॉमी को। सो देखा जाए तो हमारी कंट्री का जो जीडीपी है, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज जीडीपी,
इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारी कंट्री में जितना भी पैसा कमाया, चाहे वो कोई सर्विस है, कोई फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हैं, उनका सम अप करके जीडीपी कैलकुलेट होता है। कि मतलब एक तरह से समझ लो कि कंट्री ने कितना पैसा कमाया, वो जीडीपी है। तो जीडीपी, जो टोटल हमारा जीडीपी है, उसमें से 27% इंडस्ट्री का स्टेक होल्ड है, यानी इंडस्ट्रीज 27% कॉन्ट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, और 27% में से 17% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है। लेकिन यहाँ एक टेंशन वाली बात है हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए, और वो टेंशन वाली बात क्या है? वो टेंशन वाली बात ये है कि पिछले 2 डेकेड्स मतलब पिछले 20 सालों से जो है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो स्टैग्नेंट है, मतलब इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये टेंशन वाली बात है हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। और तो और एक ये तो बात है ही है कि वो बढ़ नहीं रहा है। दूसरा बात, ये जितना है ना वो भी बहुत कम है। कैसे? क्योंकि अगर आप बाकी के ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को देखो, तो वहां पर तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो तो 25 to 35% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और हमारा सिर्फ 17% कर रहा है। तो इट इज वेरी वेरी लेस ऑफ कोर्स। तो ये कंसर्न वाली बात तो बनती है। अब तीसरा पॉइंट देखो, सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम करा है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल सेटअप कर दिया है। अब ये फैंसी से नेम वाली चीज क्या है? एक्चुअली ये क्या है, गवर्नमेंट ने एक अपना काउंसिल सेटअप किया है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। अब जो इसका नाम है वही इसका काम भी है। नेशनल है, हमारी कंट्री का है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कॉम्पिटिशन से डील करता है। तो ये क्या कर रहा है? अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजंस ले रहा है ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और उसका जो जीडीपी में शेयर है वो इम्प्रूव हो सके। तो अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2015 बोर्ड एग्जाम में कि लिस्ट द मेजर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री एट अ प्लेस, व्हाट इज द की टू द डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऐसे कौन से चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस में एक इंडस्ट्री लगानी है या एक फैक्ट्री लगानी है, और की क्या है इस डिसीजन के लिए। ठीक है, बेसिकली बताना है कि क्या क्या देख के बनाओगे। जैसे अगर आपको कोई घर बनाना है तो आप देखोगे कि यहाँ का लैंड कैसा है, यहाँ पे वाटर सप्लाई होता है या नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या नहीं, मेन रोड है या नहीं, कितनी मार्केट्स हैं, कितने शॉपिंग मॉल्स हैं, कितने सिनेमाज हैं, ये सब देखोगे ना। वैसे ही हमें फैक्ट्री का भी देखना है कि हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री लगाएंगे। तो इसी का यही है हमारा टॉपिक, इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो देखो, इंडस्ट्रियल लोकेशन तो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है। एक तो वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, वहाँ पे लेबर कैसा मिल रहा है, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। पता चल रहा है किसी ने कॉटन इंडस्ट्री लगाया, वहाँ कॉटन ही नहीं है, क्या करेगा फिर वो। ठीक है, कैपिटल, कितने पैसे लग रहे हैं, पावर सप्लाई है या नहीं, बिजली वहाँ है या नहीं, पानी वहाँ है या नहीं, पास में प्रॉक्सिमिटी में मार्केट है या नहीं। तो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री वो होगी जहां पर ये चारों चीजें हमें मिल जाए। तो ये चारों चीजें क्या है कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट बहुत कम होना चाहिए, या तो वहीं पास में कॉटन की कोई खेत हो, और अगर नहीं है तो मिनिमम डिस्टेंस में हो। भाई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, चलो ठीक है, यहाँ करा जा सकता है इंडस्ट्री को सेटअप। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मार्केट कितनी दूर है। अगर मार्केट बहुत बहुत दूर है तो फिर क्या हुआ, जितना वो बंदा कमाएगा उससे ज्यादा तो उसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लग जाएगा, है ना। तो मार्केट भी पास होनी चाहिए और रॉ मटेरियल की जगह भी पास होनी चाहिए। फिर आपका डिसीजन कि आप उस साइट पे फैक्ट्री लगाना चाहते हो या नहीं, वो लोकेशन आपके लिए सूटेबल है या नहीं, और वहाँ प्रोडक्शन करने का कॉस्ट क्या है। अब मान लो आप कॉटन बना रहे हो लेकिन बहुत कॉस्ट लग रहा है क्योंकि बिजली का बिल से वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड मशीन्स को चलाने के लिए तो आपको बिजली चाहिए ही होगी। तो ये सब चीज़ों को बैलेंस में रखते हुए कि हमारा जो टोटल जो पूरा पैसा लग रहा है ना, उससे ज़्यादा पैसा आना चाहिए, तो ही प्रॉफिट होता है और तो ही वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती है। तो एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और मेनी पीपल आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। सो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होता है, चलिए हम लोग तो इसे क्लियर कर लेते हैं। तो
एक बार एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है ना, तो अर्बनाइजेशन वहाँ होती है। अर्बनाइजेशन मतलब कि एक विलेज धीरे 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 एक्सपैंड हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एक अर्बन एरिया या एक सिटी में। तो क्या होता है, कई बार ना इंडस्ट्रीज या तो एक सिटी के अंदर ही होती है या एक सिटी के पास लोकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि सिटीज में तो उन्हें मार्केट भी मिलती है और उन्हें सर्विसेज मिल जाते हैं ना, बैंकिंग मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है, लेबर मिलता है, क्या नहीं मिलता सिटीज में, है ना। तो इसकी वजह से क्या इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, एक साथ आ जाती हैं ताकि वो ये सारी एडवांटेजेस को ले चुके जो कि उन्हें अर्बन सेंटर्स देते हैं, और इसी को एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहते हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो कभी कभी इंडस्ट्रीज या तो सिटी के अंदर लोकेटेड होगी या सिटी के पास लोकेटेड होगी, क्योंकि सिटीज में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि बैंकिंग मिल जाता है, इंश्योरेंस मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, लेबर मिल जाता है, लिविंग कंडीशंस भी अच्छी हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या करती हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आ जाती हैं और वो वहां पर उस जगह पर रहकर उसके एडवांटेजेस का यूज करती हैं, और इसी को एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। अब ये रहा आपका उस टॉपिक से क्वेश्चन कि करेक्ट मीनिंग क्या है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का। कई इंडस्ट्रीज एक साथ आ जाती हैं एडवांटेजेस को यूज करने के लिए ऑफ अर्बन सेंटर्स, या फिर इंडस्ट्रीज आर बेसिकली एग्रो बेस्ड, या फिर कई इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज में है, या फिर इंडस्ट्रीज जो कि सेटअप करती है रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर। क्या लगता है इसका आंसर? वेल, इसका आंसर है ए। अब ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप है कि सबसे पहले तो आपको इनपुट चाहिए होंगे, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज को शो करता है ये। तो आपको सबसे पहले तो इनपुट चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा और कंपोनेंट पार्ट्स चाहिए होंगे। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखोगे, लैंड कैसा है, लेबर कैसा है, पैसा कैसा है, बिजनेसमैन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ हो गया। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बन गया आपका सब कुछ हो गया, रॉ मटेरियल्स मिल गए, सारा सामान वगैरह सब मिल गया। अब ट्रांसपोर्ट से जाएगा फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में क्या होगा, फैक्ट्री में होगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किस चीज का? आपके रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल से फिर मिल जाएगा आउटपुट या प्रोडक्ट्स जो कि हमें बेचने हैं मार्केट में। लेट्स से कॉटन आया फैक्ट्री में बनी कॉटन की साड़ी, कॉटन की साड़ी गई ट्रक से टू द मार्केट, फिर मार्केट में कॉटन की साड़ी बेच के आपको मिले पैसे, और फिर आपको थोड़े पैसे दोबारा कॉटन खरीदने में लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको पैसा। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो, इंडस्ट्रीज को आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज, यानी कि कैसी चीजों को यूज कर आप जो है अपना सामान बना रहे हो। तो उसमें एक तो आती है एग्रो बेस्ड नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से कुछ लेना देना है। हाँ जी बिल्कुल, आपको जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री हो गई, वुलन हो गई, जूट हो गई, सिल्क टेक्सटाइल, रबर हो गई, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? आयरन एंड स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मशीन टूल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया। जहां पर आप खेती बाड़ी का सामान यूज करके प्रोडक्ट्स बनाओगे वो होगा आपका एग्रो बेस्ड, जैसे कि कॉटन, वूल, सो ऑन जो भी है। एंड जहां पर आप मिनरल्स या मेटल्स को यूज करके सामान बनाओगे, जैसे कि आयरन एंड स्टील, ठीक है, सीमेंट बना रहे हो, एल्यूमिनियम बना रहे हो, मशीन के टूल्स बना रहे हो, या पेट्रोकेमिकल्स बना रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, कि क्या काम करती है इंडस्ट्री, या तो बेसिक और की इंडस्ट्री हो सकती है या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री हो सकती है। अगर आपने जो चीज बनाई उसको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने आयरन के बड़े बड़े ब्लॉक्स बना दिए, उसका क्या होगा? कोई डायरेक्टली यूज कर सकता है कि उसे खा सकता है, उस पर सो सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है उसका कोई डायरेक्ट यूज। फिर स्टील एंड कॉपर के बड़े बड़े शीट्स बना दिए, उसका क्या करेगा? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लहंगा बना के तो पहन नहीं सकता उसका, है ना। सो स्मेल्टिंग में से आपने जो एल्यूमिनियम के बड़े 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 ब्लॉक्स बना दिए, उसका भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सारे, तो फिर क्वेश्चन है कि ये सब बनाया क्यों जाता है जब इसका कोई काम नहीं है?
मैं बताती हूँ। जो ये बड़े बड़े आयरन के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं ना, ये दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती है फिर अलग अलग आयरन की चीजें बनाने के लिए। आयरन की कोई अलमारी हो गई, आयरन की विंडो हो गई, आयरन के नेल्स हो गए, कोई भी चीज यूज करने के लिए। स्टील एंड कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब के सब यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होंगे और दूसरी चीजों को बनाने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज या दूसरी फैक्ट्रीज पे जाएंगे। तो इन चीजों को हम डायरेक्टली यूज तो नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें बेसिक और की इंडस्ट्रीज बोला जाता है, क्योंकि ये रेडी टू यूज चीजें नहीं सप्लाई कर रही हैं, ये हमें ऐसी चीजें सप्लाई कर रही हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम आ रही है। समझ आया? और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, अब जैसे हमें जूस मिल रहा है, हमें चिप्स मिल रहा है, हमें पेपर मिल रहा है, हमें स्यूइंग मशीन मिल रही है, हमें टूथपेस्ट मिल रहा है, हमें शुगर मिल रहा है, हमें फैंस मिल रहा है, ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी ना किसी वे में, इसलिए इसे कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो चलते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब अगर आपने कम पैसे लगाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ज्यादा पैसे लगाए तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कैसे? अगर आपने 1 करोड़ तक पैसे लगाए तो आपकी इंडस्ट्री जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा पैसे लगाए तो आपकी इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ओनरशिप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होती है। अगर पब्लिक सेक्टर, मतलब अगर गवर्नमेंट की है वो इंडस्ट्री, सब कुछ उसमें उसको ओन भी गवर्नमेंट करती है और उसके जो सारा काम होता है वो भी हमारी सरकार कर रही है, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री हो गई। जैसे भेल और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये है इसके फुल फॉर्म। एक्स्ट्रा नॉलेज। फिर प्राइवेट सेक्टर आपका वो होता है जहाँ पे कोई एक इंसान या कोई ग्रुप है लोगों का, कोई समूह है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई एक इंसान है जो उस कंपनी को चलाता है या जो जिसकी वो कंपनी है, ठीक है, या तो ओन है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल, तो वो गई प्राइवेट सेक्टर की। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे कि आपका टिस्को हो गया एंड आपका बजाज हो गया, ऑटो लिमिटेड, ये सब इसी कैटेगरी। Okay, so now we have our joint sector industries और cooperative sector industries. Joint sector, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, अभी हमने प्राइवेट और पब्लिक पढ़ा ना, तो प्राइवेट और पब्लिक का मिश्रण जो है वो है आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बेसिकली ये है कि यहाँ पे दोनों हाथ मिलाकर एक साथ काम करेंगे। कौन दोनों? बच्चा, आपका गवर्नमेंट और आपका कोई इंसान एक साथ काम करेंगे तो उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, इसका एक ही एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ठीक है, फिर जो लास्ट है इस क्लासिफिकेशन के अंदर वो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज समझने में लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है? जो कि ओन होती है और ऑपरेटेड भी होती है या तो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, या दोनों के द्वारा। तो यहाँ देखो एक अच्छा मेलझोल बन गया है। मैं तुम्हें रॉ मटेरियल दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें रॉ मटेरियल दूंगा, तुम उसको प्रोड्यूस करना, उसके बाद हम दोनों प्रॉफिट कमाएंगे और आपस में बांट लेंगे। यही होता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में। देखो, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं। भाई सप्लायर क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल लाके दे रहा है, वर्कर उसको जल्दी जल्दी उस पर काम करके उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, फिर वर्कर उसको बेच के आ रहा है एंड दोनों प्रॉफिट बांट ले रहे हैं। तो या तो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल ही ओन करेंगे या फिर वर्कर करेंगे या फिर दोनों करेंगे। तो ये क्या करते हैं? प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट या लॉस को बांट लेते हैं। और अगर इसका एग्जांपल लेना चाहो तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री, जो शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, वो इसका एग्जांपल है, और साथ ही कॉयर इंडस्ट्री जो केरला की है। वैसे कॉयर एक नेचुरल फाइबर होता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो अगर आपने भारी सामान यूज किया तो हैवी इंडस्ट्री, और अगर आपने लाइट सामान यूज किया तो लाइट इंडस्ट्री। तो पढ़ लो इसे। हैवी इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज दैट यूज हैवी रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स सच एज आयरन एंड स्टील। बहुत भारी भरकम रॉ मटेरियल एंड भारी भरकम इसका प्रोडक्ट।
लेकिन लाइट इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनका रॉ मटेरियल भी लाइट यूज होगा और उनका प्रोड्यूस भी लाइट होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। सो कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वुलन टेक्सटाइल्स हो गए, शुगर हो गई, एडिबल ऑयल हो गया, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पर ही बेस्ड है ना। तो अब एक बात करते हैं टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल मीन्स क्लोथ्स। ओके, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, थैंक यू, मेरी तारीफ करने की इतनी जरूरत नहीं है। ओके, सो टेक्सटाइल का मतलब क्या है, क्लोथ्स इंडस्ट्री। तो क्लोथ्स में क्या होता है ना, सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन। फाइबर प्रोडक्शन मतलब कॉटन, कॉटन की समझ लो, ये कॉटन की बॉल्स है, ठीक है। सो कॉटन बॉल्स आ गए आपके पास, ये आपका फाइबर है। तो ये क्या है, एक तरह से रॉ फाइबर है। अब क्या होगा, इसकी स्पिनिंग होगी तो बनेगा यार्न, ठीक है। यार्न एक तरह से समझ लो पतले 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 धागे होते हैं। फिर अब इन धागों की वीविंग करो, बुनाई करो या निटिंग करो, तो इससे क्या बनेगा, फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक मतलब आपके पास कपड़ा बन गया। अब इस कपड़े को डाइंग एंड फर्निशिंग करके, डाइंग मतलब उसमें हमने कलर्स कर दिए उसको, लाइक ब्लू डाई कर दिया, ग्रीन डाई कर दिया, फिनिशिंग उसकी स्टिचिंग वगैरह हो गई प्रॉपर, और वो बन गए गारमेंट्स। गारमेंट्स यानी टी शर्ट्स, स्कर्ट्स, एवरीथिंग दैट यू वेयर, कुछ भी, जीन्स एंड ऑल, और गारमेंट आपका मैन्युफैक्चर हो गया। अब क्या हुआ ना, वैल्यू एडिशन हुआ हर स्टेप में। कैसे, रॉ फाइबर सस्ता है, ठीक है, यार्न उससे महंगा है, फैब्रिक उससे महंगा है, और उससे महंगा गारमेंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि एक कमोडिटी का प्राइस लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बस यही है इस साइड का मतलब। तो अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। वैसे तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक यूनिक पोजीशन है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को तो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। एम्प्लॉयमेंट भी आपका जनरेट होता ही है और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी आती है। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको हमारा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ओके, एक्सपोर्ट करता है हमारा इंडिया उनको रॉ मटेरियल, आई मीन दीज टेक्सटाइल, हमारे जो इंडिया में बने हुए कपड़े होते हैं वो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, और इससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, ठीक है, हमारे पास दूसरी कंट्रीज का पैसा आता है। और दूसरी बात जो सबसे गर्व की बात है वो ये है कि पूरे वैल्यू चेन में, फिर चाहे वो फाइबर बनाना, धागे बनाना, फैब्रिक बनाना, पूरे वैल्यू चेन में हर स्टेप पर हमारा वैल्यू मतलब जो कमोडिटी का वैल्यू है वो बढ़ रहा है। वो मैंने अभी आपको पिछले ही स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कैसे हुआ। और सेल्फ रिलायंट भी है ये पूरी कंप्लीट इंडस्ट्री, मतलब हमें कहीं और से फाइबर लाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं और से यार्न लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे इंडिया में ही भारी भरकम प्रोडक्शन होता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है और कंप्लीट है पूरे वैल्यू चेन में। अब बात करते हैं जरा कॉटन टेक्सटाइल्स की। तो देखो, एंशियंट इंडिया यानी पुराने जमाने में जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल थी ना, वो हैंड स्पिनिंग से बनती थी। बहुत फेमस है गांधी जी का चरखा, तो सबको पता ही है। ये देखो यहाँ पर, अच्छा इस फोटो में नहीं है, सॉरी। तो गांधी जी का कुछ इस तरह का चरखा आपने देखा होगा जिसे वो घुमाते रहते थे, खादी कपड़ा खुद बना के स्टिच करके पहनते थे। तो यानी कि पुराने जमाने में तो भाई हाथ से चलता था, हैंडलूम होता था। हैंडलूम का पिक्चर ये है, हैंडलूम से वीविंग होती है, तो हैंडलूम था और हैंड से स्पिनिंग होता था, यानी हाथ से काम होता था। लेकिन क्या हुआ 18th सेंचुरी के बाद, ठीक है, 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ गए, ठीक है। पावर लूम्स क्या हुए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले। देखिए यही स्पिनिंग और वीविंग का ही काम होता था, लेकिन अब उसमें इंसान को हाथ से काम करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से हो जाता था। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जो हाथ से चलने वाली थी, उनको तो बहुत बड़ा सेटबैक लगा ही था कॉलोनियल पीरियड में। मतलब उनका सामान अब नहीं बिक रहा था। और इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसलिए इंग्लैंड में मशीन से बने हुए कपड़े वगैरह आने लग गए थे, इंडिया में बहुत ज़्यादा खरीदे जा रहे थे, तो उनको तो हो रहा था भारी भरकम प्रॉफिट। लेकिन इंडिया के जो ट्रेडिशनल लोग थे जो हाथ से कर रहे थे, क्योंकि अभी इंडिया में मशीन नहीं आई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो रहा था। अब एक फन फैक्ट बताती हूँ,
लेकिन ये फन फैक्ट याद करना भी बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फन फैक्ट बच्चों ये है कि जो पहला सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल था वो बना था मुंबई में 1854 में। याद रखोगे ना, मुंबई में बना था 1854 में पहला टेक्सटाइल मिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही सकता है, 90% चांसेस क्वेश्चन की आने की, 1 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, अब भाई हाई डिमांड्स थे क्लोथ्स के यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हुआ कि दोनों वर्ल्ड वॉर में यूके ने पार्टिसिपेट किया, यूनाइटेड किंगडम ने। अब जब यूके ने पार्टिसिपेट किया तो उनकी तो सारी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद रही, वो लोग तो क्लॉथ नहीं मैन्युफैक्चर कर पाए। अब उनकी नीड्स बढ़ गई लेकिन उनके पास मैन्युफैक्चर था नहीं, तो उन्हें तो जरूरत थी ना, डिमांड तो बढ़ गई थी ना, तो अब कौन ऐसे में हेल्प करता उनकी, इंडिया। तो इसलिए क्या हुआ, इंडिया को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ क्योंकि यूके को जरूरत थी और हमने यूके को सप्लाई किया। ठीक है, अब देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में और कुछ बातें। तो देखो अर्ली इयर्स में तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड थी, यानी कि सिर्फ इसी रीजन में पाई जाती थी, गुजरात और महाराष्ट्र में। लेकिन इसका रीजन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों इसके इसका रीजन सिंपल सा ये था कि रॉ कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत मिलता था, ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, और ब्लैक सॉइल आपको पता ही है डेक्कन रीजन में और गुजरात के रीजन में मिलती है बहुत सारी ब्लैक सॉइल, तो इसलिए यहाँ कॉटन तो अच्छा खासा मिलता था, इसलिए यहाँ पे होता था। प्लस यहाँ पे मार्केट अच्छी थी, देखो सी के पास है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत है, लेबर यहाँ मिल ही जाता था, और यहाँ का मॉइस्ट क्लाइमेट है, तो सब कुछ फेवरेबल था। फिर अब कॉटन टेक्सटाइल की एक और खासियत ये है कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बहुत सारा क्या जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट। क्यों, फार्मर्स भाई जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो आपका रुई उगा रहे हैं, रुई इज कॉटन, जो लोग रुई उगा रहे हैं उनको भी काम करने को मिल रहा है। फिर जो रुई की बॉल्स होती हैं उनको जो लोग तोड़ रहे हैं, कॉटन बॉल को प्लग कर रहे हैं, उनको भी जॉब मिल रही है। फिर जो लोग गिनिंग कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, डाइंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, टेलरिंग कर रहे हैं, स्यूइंग कर रहे हैं, कितने सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, कितना सारा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितनी ज्यादा इसके स्टेप्स हैं, तो ये इसकी एक खासियत है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की तो अच्छी खासी जरूरत रहती ही है कंट्री में। और फिर ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रहा है, क्यों, डिमांड से। कैसे, आपको डाइंग करनी है कपड़े की तो उसका आपको केमिकल्स और डाइज चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उस इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिल रहा है। प्लस आपको इंजीनियरिंग वर्क्स की जरूरत पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स की जरूरत पड़ती है, पैकेजिंग मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, प्लास्टिक के पैकेट्स जिसमें आपकी साड़ीज पैक्ड होती हैं, प्लास्टिक के ऐसे कुछ आते हैं जिसके अंदर आपकी लाइक यहाँ पर साड़ीज होंगी, कपड़े होंगे, व्हाटसोएवर। तो कितने सारे लोगों को बूस्ट मिल रहा है, इसीलिए कॉटन टेक्सटाइल बहुत स्पेशल है। अब ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में याद रखने हैं, फीचर्स है ये इसके। तो अब कुछ और चीजें भी जान लेते हैं कॉटन के स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में, एंड ऑल ऑफ दिस इज इन योर सिलेबस, तो एग्जाम में इस पर भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ सकता है। वैसे जो स्पिनिंग है, ठीक है, स्पिनिंग का मतलब समझते हो ना, जैसे कि ये आपको 1 सेकेंड, हाँ, तो ये जो आपको इस पिक्चर में चरखा दिख रहा है, इसको घुमाकर स्पिनिंग की जाती है। ठीक है, एंड उससे थ्रेड्स बनाए जाते हैं और फिर लेटर ऑन फैब्रिक बनता है। तो जो स्पिनिंग का काम है ना, अभी तक, ठीक है, आई मीन एंशिएंट टाइम्स से लेकर जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे और उससे पहले से लेकर और अभी तक लेटेस्ट तक, ये ज्यादातर आपका मोस्ट ऑफ द स्पिनिंग ये महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में ही होता है। ठीक है, बाकी स्टेट्स में कम होता है, सेंट्रलाइज्ड मतलब इन्हीं जगहों पर ज्यादातर स्पिनिंग का काम हो जाता है, यानी कि महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में। लेकिन जो वीविंग का काम है ना बच्चा, जो वीविंग का काम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है।
ठीक है। स्पिनिंग तो आप समझ रहे हो कि घुमा घुमा के हमने सिर्फ धागे बना दिए, लेकिन वीविंग क्या है, उन धागों को बुनकर हमें कपड़ा बनाना है। तो जो वीविंग का काम है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसका एक रीजन है कि हम ट्रेडिशनल स्किल्स को वीविंग में यूज करना चाहते हैं। और ये कैसी ट्रेडिशनल स्किल्स और डिजाइन है, कॉटन का, सिल्क का, जारी का, एम्ब्रॉयडरी का, अलग अलग इतने अच्छे पैटर्न्स मिलते हैं। आप जाके देखो, बिहार में बहुत अच्छी डिजाइनिंग होती है, क्लोथ्स में बहुत अच्छे वो लोग प्रिंट करते हैं, महाराष्ट्र में भी होता है, गुजरात में भी होता है, इवन कई केव्स भी हैं जहाँ पर आपको जिस तरह की ड्राइंग्स वहाँ पर देखने को मिलती है, उस तरह की ड्राइंग्स भी कपड़ों पर बनाई जाती है और बहुत सुंदर लगते हैं। ट्राइबल टाइप डिजाइन्स बनते हैं, बेडशीट्स पर भी बनते हैं। मैंने खुद बनाया हुआ है। जब मैं छोटी सी थी, क्लास 6th में, तो फैब्रिक पेंटिंग में मैंने भी ट्राइबल डिजाइन बनाया था। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था ऑन अ बेडशीट। ओके, सो ये सब बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान में भी बहुत सुंदर मधुबनी आर्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन सब को हमें इनकॉर्पोरेट करना है क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है और ये इंडिया की यूनिकनेस है। इसीलिए वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है, ताकि जितना हो सके, जहां तक हो सके, अलग अलग स्टाइल्स को, अलग अलग डिजाइन्स को और अलग अलग स्किल्स को हम इसमें ला सके, ठीक है। फिर इंडिया का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होता है स्पिनिंग में, ठीक है, लेकिन वीविंग में हमारा लो क्वालिटी का फैब्रिक आ रहा है। अब ये गड़बड़ कहाँ हो रही है भाई? ये गड़बड़ इसलिए हो रही है कि हमारे यहाँ जो वीविंग होती है वो हैंडलूम, पावरलूम और मिल्स में होती है। अब देखो, जो गड़बड़ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो हमारे यहाँ स्पिनिंग से, हमारे यहाँ कॉटन बहुत अच्छा उगता है, स्पिनिंग होती है, उससे धागा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये जो धागा इतना अच्छा हमारे यहाँ बनता है ना, ये जो हमारे धागा बनाने वाले लोग हैं, ये विदेश में बेच देते हैं, यानी फॉरेन के जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें बेच देते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें पैसा अच्छा मिलता है। जो इंडियन खरीदार हैं, जो इंडियन लोग हैं जो कि इस धागे को खरीदना चाहते हैं, वो कम पैसे देते हैं, और जो बाहर के फॉरेनर्स हैं वो ज्यादा पैसे देते हैं क्योंकि वो डॉलर में पे करते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी इंडियंस जो कि ये इस तरह के धागे वगैरह बनाते हैं, यार्न इट इज कॉल्ड स्पिनिंग से, तो स्पिनिंग से जितना भी यार्न बनता है ये लोग दे देते हैं उन फॉरेन के ट्रेडर्स को, ठीक है। तो हमारे जो अपने इंडियन ट्रेडर्स हैं जिन्हें चाहिए होता है यार्न बनाने के लिए, वीविंग के लिए, उनके लिए सिर्फ लो क्वालिटी यार्न बचता है, सिर्फ लो क्वालिटी यार्न बचता है, क्योंकि सारा अच्छा क्वालिटी का यार्न बाहर विदेश के लोग ले जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ स्पिनिंग तो अच्छी होती है, लेकिन वीविंग इंडिया में लो क्वालिटी का फैब्रिक प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वीविंग हमारे यहाँ हैंडलूम पे भी होती है, यानी कि हाथ से चलने वाले हैंडलूम से भी होती है, पावर लूम से भी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और मिल्स में भी होती है। अब ये जो हैंड स्पन खादी है ना, हाथ से बुना हुआ खादी, इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत सारी जॉब्स मिलती है कई वीवर्स को, जो अपने घर में बेचारे गरीब लोग हैं, जो लोग मशीन्स नहीं खरीद सकते, अपने घर में बेचारे हाथ से करते हैं, उनको होम अपने घर पर, तो उस ऐसी इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इस खादी के जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे उनको बूस्ट मिलता है, और इसलिए हम खादी को इतना प्रमोट करते हैं। टेक्सटाइल्स ट्रेड की बात करें तो काफी अच्छा है इंडिया का इसमें नाम जो है, क्योंकि इंडिया यार्न को एक्सपोर्ट करती है जापान को, ठीक है। यार्न मतलब धागे, और भी कई कंट्रीज को करते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हो गई, नेपाल हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज। और इंडिया के पास सबसे सेकेंड लार्जेस्ट, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड स्पिंडल्स है, स्पिंडल्स मतलब जिसपे स्पिनिंग होती है, वो है चाइना। और चाइना के बाद जो सेकेंड नंबर पर नाम आता है वो आता है अपने इंडिया का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसे। पहली चीज तो कि भाई जो हमारे स्पिनिंग मिल्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं ग्लोबल लेवल पे, और केपेबल भी है, जो हमारे पूरे कंट्री में जितना भी फाइबर प्रोड्यूस होता है उसको यूज करने के केपेबल भी है, और कॉम्पिटिटिव भी है ग्लोबल लेवल पर। वीविंग होता है बढ़िया, निटिंग होता है बढ़िया, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन
जो हमारा हाई क्वालिटी यार्न है ना, वो हमारे खुद के इंडिया के लोग ही यूज नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो हमारा यार्न है ना, वो लोग बाहर के कंट्रीज को बेच देते हैं। देखो इसको ऐसे समझो कि हमारे यहाँ मशीन की कोई कमी नहीं है, फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रॉ मटेरियल यानी कि यार्न की कमी है, क्योंकि ज्यादातर जो हाई क्वालिटी यार्न है वो दूसरे देशों को बेच दिया जाता है, तो हमारे अपने इंडिया के यूज के लिए यार्न नहीं बचता, और इसीलिए जो है स्पिनिंग एंड वीविंग इन सब के लिए हाई क्वालिटी यार्न अच्छे से यूज नहीं हो पाता। और ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेड है, मतलब थोड़ा सा काम एक जगह हुआ, फिर बाकी का काम दूसरी जगह हुआ, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे लंबा लंबा उसको ट्रैवल करना पड़ता है, और जो सारा सामान होता है फिर वो लोकल मार्केट में ही बिक जाता है, यानी कि ऐसी मार्केट जहाँ पे सिर्फ उस रीजन के बायर्स आते हैं, यानी कि दूर दराज की मार्केट्स तक वो जा ही नहीं पाता। इतना ना तो टाइमली प्रोडक्शन होता है, ना ही इतना फाइन प्रोडक्शन हो पाता है। 3 पॉइंट्स हो गए। और चौथा पॉइंट ये है कि जो हमारे कई स्पिनर्स हैं एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन यार्न को, और जो कि हमारे अपैरल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। देखो जो लोग यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो दूसरे कंट्रीज को जाके चुपचाप बेच दे रहे हैं, और फिर जिन लोगों जो हमारी कंट्री के अंदर जो कपड़े बनाते हैं उन्हें जो यार्न की जरूरत है, उनके लिए यार्न है ही नहीं, उन्हें कोई बेचने वाला, तो उनको फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसलिए क्या होता है कि यार्न तो हमारी कंट्री का फेमस है, लेकिन कपड़े कहाँ के फेमस है? दूसरे कंट्रीज के, लुई फिलिप का, पीटर इंग्लैंड का, दूसरे कंट्रीज का। कभी कोई इंडियन नाम सुना है कि कोई इंडियन, कोई भी इंडियन कंपनी हो जो बहुत अच्छे फैब्रिक बनाती हो, बहुत अच्छे कपड़े बनाती हो? हाँ, ऑरेलिया एंड डब्ल्यू सो ऑन है, लेकिन फिर भी जो ज्यादा फेमस है वो है फॉरेन ब्रांड्स, क्योंकि इंडिया के पास इंडिया में जितना भी अच्छा यार्न है वो हम खुद यूज करने के लिए, जो हमारे खुद के इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए है नहीं। क्यों? और इसका सिंपल सा रीजन है पैसा। ठीक है, जो यार्न है उन्हें पता है कि जो फॉरेन के लोग हैं वो उन्हें डॉलर में पे करेंगे, तो अगर वो फॉरेनर्स को बेचेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर इंडिया में ही बेचेंगे तो उन्हें कम पैसे मिलेंगे, इसलिए वो सारा का सारा अपना यार्न ले जाके दूसरे कंट्रीज को बेच देते हैं, और हमारे खुद के मैन्युफैक्चरर्स को सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। हमें इंपोर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ती है फैब्रिक्स को? इसीलिए इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे कंट्री में ढेर सारी प्रॉब्लम्स है फैब्रिक को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड। एक तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ढंग से नहीं आती, कभी आती है कभी जाती है, कभी आती ही नहीं है तो कभी जाती ही नहीं है। ठीक है, तो इरेगुलर पावर सप्लाई है, बिजली कभी भी कट जाती है, उससे मशीन को नुकसान हो जाता है। मान लो एक कोई मशीन है, हाई पावर पे हम उसको यूज कर रहे हैं, और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट ऑफ हो जाए, तो एकदम से हाई पावर से लो पावर पे आने से क्या होगा, मशीन बुरी तरह डैमेज हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो इतनी खराब हो जाए कि फ्यूचर में यूज करने के लायक ही ना रहे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। और इसके अलावा रीजन है कि हमारी ओल्ड और आउटडेटेड मशीनरी है, जो आपको पता है, वैसे भी आप किसी भी चीज में देखो, टेक्नोलॉजी में इंडिया का एडवांसमेंट इतना अच्छा नहीं है। वैसे टेक्नोलॉजी में नंबर 1 तो जापान है, लाइक अगर इंडिया में 3G चल रहा हो तो जापान में 9G चलता है, इतना डिफरेंस आ जाता है मशीनरी में। और लो आउटपुट ऑफ लेबर है, इंडिया का लेबर भी इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितना बाहर के लोगों को। और इसका भी एक रीजन ये है कि जो इंडिया के लेबर हैं उन्हें मिलती है लो वेजेस, और जो फॉरेन के लेबर हैं उन्हें मिलती है हाई वेजेस, तो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं होता, वहाँ पे होता है। दूसरा है कि जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है, रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, उससे कॉटन का बहुत कंपटीशन है, क्योंकि वो सस्ता भी है, ड्यूरेबल भी है। कॉटन महंगा भी है और ड्यूरेबल भी नहीं है। ओके गाइस, सो अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहला और सबसे सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था और कब? वेल, इसका आंसर है मुंबई में 1854 में। क्या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं? आंसर है यस, बिकॉज इस पे 2014 में एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है, और वो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन करना है आपको उन फैक्टर्स को जिसकी वजह से जो जूट मिल्स थे वो हुगली रिवर के बैंक्स पर ही कॉन्सेंट्रेटेड थे, मतलब
और किसी जगह में जूट मिल्स नहीं थे, सिर्फ हुगली के बैंक्स पर ही आपको जूट मिल्स मिलते थे। ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो चलिए इसके रीजंस को एक एक करके पढ़ते हैं। पहली बात तो कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का भी और जूट गुड्स का भी। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम आफ्टर बांग्लादेश। और मिल्स कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में, मेनली अलोंग द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट, यानी जो हुगली रिवर है ना, उसी के पास जूट मिल्स देखने को मिलते हैं और किसी जगह पर इतने नहीं मिलते। क्यों? चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं फैक्टर्स जिनकी वजह से हुगली रिवर के बेसिन पे ही मिलता है आपको जूट का मिल। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छे अच्छे नेटवर्क है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, ताकि आप रॉ मिल्स को आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सको। बहुत ही इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, और वो तो अवेलेबल है ही वहां पर। फिर जहां जहां जूट उगता है वो जगह पास में है। प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया का मतलब यही है। अब क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? उनमें 3 फैक्टर्स और हैं। ठीक है, वैसे 3 मार्क के 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 6 पॉइंट है। 3 मार्क का आया 3 लिख देना, 5 का आया 5 लिख लेना, और एक आपका बोनस पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा वाटर मिलता है भाई आपके जो हुगली रिवर है, वहां पे बहुत सारा पानी मिलता है रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए। और जूट की प्रोसेसिंग कुछ ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत भी होती है। फिर आसपास की जगहों से हमें सस्ता लेबर, सस्ता काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया और दूसरे स्टेट्स हो गए जैसे बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। फिर कोलकाता एक अर्बन सेंटर भी है, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छे फैसिलिटीज मिलते हैं, बैंकिंग मिल जाता है, अच्छा खासा इंश्योरेंस मिलता है, पोर्ट फैसिलिटीज मिलती है, ताकि जूट को एक्सपोर्ट भी किया जा सके। तो चलते हैं। और मैंने आपको कॉटन फर्स्ट टेक्सटाइल मिल का बताया था, मुंबई में हुआ था, 1854 में खुला था। जो पहला जूट मिल खुला था ना स्टूडेंट्स, मेरे को पेन का कलर चेंज करने दो एक सेकेंड। तो पहला जो जूट मिल खुला था ना स्टूडेंट्स, वो खुला था नियर कोलकाता इन 1855 एट रिश्रा। कोलकाता के पास एक प्लेस है, उसका नाम रिश्रा है, वहां पर पहला जूट मिल खुला था। ठीक है, और कब हुआ था ये? 1855 में एट रिश्रा नियर कोलकाता। याद रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के 80% चांसेस है। ठीक है, तो पार्टीशन जब हुआ था ना 1947 में, पाकिस्तान एंड इंडिया, तो एंड बांग्लादेश ऑल्सो विच वाज एट दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, तो हमारा जो 3/4 हमारे जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थे वो चले गए बांग्लादेश में, और हमारे पास सिर्फ 1/4 या 1/4 हिस्सा ही बचा। ठीक है, अब देखो कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जूट इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो बहुत स्टिफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से। नायलॉन मिलता है, रेयॉन मिलता है, सब कुछ बहुत ज्यादा कंपेयर करा जाए अगर जूट से तो काफी सस्ता है जूट के मुकाबले, और काफी ड्यूरेबल है। जो रेयॉन और नायलॉन के कपड़े होते हैं वो आपके श्रिंक भी नहीं करते, कितनी बार भी धो लो वो छोटे नहीं होते, उनमें उनको बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए जूट और कॉटन का दोनों में आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि सिंथेटिक फाइबर से बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर बेटर है ना, सस्ता भी है और अच्छा भी है, तो लोग वही प्रेफर करते हैं। जूट और कॉटन को कौन खरीदता है? मैक्सिमम लोग सिंथेटिक फाइबर्स प्रेफर करते हैं, राइट। तो इसलिए ये एक चैलेंज है दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए, बोथ फॉर योर जूट एंड फॉर योर कॉटन। और दूसरा क्या है, कंपटीशन भी है ना, दूसरे कंट्रीज भी तो हैं जो बहुत अच्छा जूट प्रोड्यूस कर लेते हैं। बांग्लादेश कर लेता है, ब्राजील कर लेता है, फिलीपींस कर लेता है, इजिप्ट कर लेता है, थाईलैंड कर लेता है। अब इन नेम्स को कैसे याद रखें, कौन सी कंट्रीज है? तो चलिए कुछ एक मजेदार काम करते हैं, कुछ एक्रोनिम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है। तो बी for Bangladesh, B for Brazil, P for Philippines, E for Egypt and T for your Thailand. BB pet, BB pet, ठीक है, इतना भी बुरा एक्रोनिम नहीं है, BB pet।
तो बीबीपैट याद रखना, बीबीपैट है वो कंट्रीज जो कि जिनके साथ इंडिया का कंपटीशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट। बीबीपैट बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर दूं, राइट। अब देखते हैं, तो एक नेशनल जूट पॉलिसी आई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुट फॉरवर्ड करी, कब? 2005 में। तो नेशनल जूट पॉलिसी से दो फायदे हुए। एक तो बहुत डिमांड बढ़ गई जूट की, और फिर जूट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी नेचुरली। और क्या था इस जूट पॉलिसी में? मैंडेटेड कर दिया था, यानी मैंडेटरी कर दिया था कि कंपलसरी कर दिया था कि जूट यूज करना ही करना है पैकेजिंग में। और ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, 2005 में हुआ था। इसकी वजह से जूट की डिमांड भी इंक्रीज हुई और उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने प्यारे से गन्ने पर। जो चीनी तुम रोज मिठाई में खाते हो, दूध में मिलाकर पीते हो, वो इसी गन्ने से आती है। तो चलिए गन्ने का थोड़ा सम्मान करते हैं और शुगर इंडस्ट्री के बारे में फटाफट से पढ़ते हैं। तो भाई इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, ठीक है, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खानसरी का। गुड़ और खानसरी भी शुगर केन से ही बनते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल भाई शुगर केन बहुत भारी होती है, इसलिए रॉ मटेरियल बहुत हल्की बल्कि होता है, बहुत भारी। गाइस सॉरी फॉर द नॉइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही भारी होता है रॉ मटेरियल जो यूज होता है शुगर इंडस्ट्री में, बहुत भारी बल्कि होता है आपका ये शुगर केन, ठीक है। और हॉलेज यानी कि जो डिस्टेंस होता है, टाइम और डिस्टेंस लगता है ना। सपोज यहाँ पर आपकी गन्ने का खेत है, यहाँ बहुत सारा गन्ना उग रहा है, एंड यहाँ पे है आपकी फैक्ट्री। तो फैक्ट्री से लाने में जो टाइम और डिस्टेंस है उसमें क्या होता है, सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होता है। सुक्रोज कंटेंट मतलब जो ऐसे समझ लो कि जो आपका शुगर केन है उसकी मिठास है वो लगातार कम होती है, ठीक है। ज्यादा देर तक अगर ज्यादा टाइम लगाओगे आप उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने में, तो उतने टाइम तक उसका जो सुक्रोज कंटेंट है, उसकी मिठास है, वो कम होती जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। तो मिल्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? बेसिकली उस जगह में जहाँ पे शुगर केन उगता है वहीं पे तो होगा। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन जो 60% है वो यूपी और बिहार में है, ठीक है। यूपी और बिहार में 60% लोकेटेड है। और ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बढ़िया काम तब करती है जब, हाँ, तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बढ़िया काम तब करती है जब ये कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर होती है। चलिए आगे फिर अब देखते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अब जो ये शुगर मिल्स हैं वो साउथ और वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ मूव हो रहे हैं। मतलब कि वहां पर शुगर के जो मिल्स हैं उनका वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो साउथ सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में जो शुगर केन प्रोड्यूस होती है उसका सुक्रोज कंटेंट हाई होता है, यानी कि वो ज्यादा मिठास होती है उसमें। प्लस यहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा है, कूलर क्लाइमेट है, इसलिए क्रशिंग सीजन लॉन्ग होता है, ठीक है। और साथ में कोऑपरेटिव्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं इन स्टेट्स में। अब देखते हैं क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इस बेचारे इंडस्ट्री के। वेल, एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये सीजनल नेचर है इस इंडस्ट्री का। मतलब कि थ्रू आउट द ईयर आप शुगर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसके स्पेसिफिक सीजन में ही कर सकते हो। तो ये सीजनल इंडस्ट्री है, ठीक है। एक टाइम प्रॉफिट हो रहा है एंड बाकी टाइम नहीं हो रहा। सो ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास एडवांस्ड मशीनरी टेक्नोलॉजी नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है, मैंने पहले ही बताया, जितना टाइम लगेगा, जितना डिस्टेंस लगेगा, उतना उसका सुक्रोज कंटेंट, उतना उसकी मिठास कम होती जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट डिले होता है जिसकी वजह से मिठास कम हो जाती है। फिर हमें मैक्सिमाइज करने की जरूरत है यूज ऑफ बगैस। ना बगैस इज शुगर केन के रिमेन्स, ठीक है। हमने गन्ने को निचोड़ लिया, उसका सारा रस निकाल लिया, उसके बाद जो उसका फाइबरस कंटेंट बचता है उसको बगैस कहते हैं, और हमें उसका यूज करने की जरूरत है क्योंकि वो वेस्ट चला जाता है। देखा जाए तो 60% ऑफ शुगर मिल्स किस स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है? अभी पढ़ा है, आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन देखते हैं 2015 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि छोटा नागपुर प्लेटू में सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज क्यों है? 3 रीजंस बताने हैं। चलिए मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है। क्यों? इतना बल्क में जो आयरन और स्टील प्रोड्यूस होता है वो दूसरी चीजों के लिए यूज होता है। क्यों? स्टील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, ठीक है, डिफेंस में यूज होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज होता है। फिर प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड स्टील को हम इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट मानते हैं, ठीक है। और आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन को 4:2:1 के रेशियो में चाहिए होता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और इसके साथ साथ स्टील को हार्ड बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मैंगनीज की भी जरूरत होती है। गाइस ये रेशियो 4:2:1 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ आयरन और स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल चाहिए और किस रेशियो में चाहिए? आपको चाहिए आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। कौन से रेशियो में? 4:2:1, ठीक है। आयरन और, 1 second, let me change the color of the pen। आयरन और चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए और चाहिए लाइमस्टोन, ICCl इन द रेशियो 4:2:1। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद रखना, रट लो इसे, अच्छे से दिमाग में घुसा लो किसी भी तरह, ठीक है। ICCl 4:2:1, आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। आगे पढ़ा जाए फिर, आयरन एंड स्टील को क्यों हेवी इंडस्ट्री बोलते हैं? क्योंकि हेवी और बल्कि रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं ना। अब आपका जो रॉ मटेरियल है भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर आएंगे आयरन ओर के, वो बल्कि है, बहुत भारी है। फिर आपको इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ स्टील बनेंगे, वो भी बहुत भारी है। तो आपका रॉ मटेरियल भी भारी है, फिनिश प्रोडक्ट भी भारी है, तो इसको हम हेवी इंडस्ट्री क्यों नहीं बोले? हेवी नहीं तो क्या लाइट बोलेंगे? हेवी ही तो बोलेंगे। अब इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया का क्या सिनेरियो है आयरन और स्टील प्रोडक्शन में? पूरे विश्व की बात करें तो हम तो सेकंड नंबर पे हैं यार, हम तो सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकंड नंबर पे है क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। क्रूड स्टील प्रोडक्शन है तो हम सेकंड नंबर पे हैं। लेकिन अगर स्पॉन्ज आयरन की वैरायटी होती है ना, तो क्रूड स्टील की बात करें तो सेकंड नंबर पे है, लेकिन अगर स्पॉन्ज आयरन की बात करें तो हम नंबर 1 पोजीशन पे है। और एक डेटा आपको छोटा सा दे रखा है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, बट फिर भी आप याद रखो टू बी ऑन द सेफर साइड कि 2018 में जो पर कैपिटा कंजम्पशन था स्टील का हमारी कंट्री में, वो सिर्फ 70.9 kg पर एनम था। यानी एक साल में हम 70.9 kg यूज कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड एवरेज तो 224.5 kg है। तो वर्ल्ड एवरेज से हमारा बहुत कम है, ठीक है, बहुत बहुत कम है। इसका ये बहुत ही सीरियस कंसर्न की बात है, हमें इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए, ये इंक्रीज होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, 70.9 kg पर एनम हमारे यहाँ यूज होता है और वर्ल्ड एवरेज 224.5 kg पर एनम है। तो आगे देखते हैं कि ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो अपना स्टील को जो है बेचती है थ्रू द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, ठीक है। और 1950s में चाइना और इंडिया जो दोनों है ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी का स्टील प्रोड्यूस करते थे, लेकिन आज चाइना तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है स्टील का, हम लोग पीछे रह गए इसमें, ठीक है। और जो एक बोर्ड एग्जाम का मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि बताओ छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में क्यों सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील है इंडस्ट्रीज है, तो उसके 4 रीजन हैं। एक तो कि वहां पे आयरन ओर का कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल सबसे सस्ता मिलता है वहां पे। फिर दूसरा वहां का रीजन है कि भाई बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल हमको प्रॉक्सिमिटी में यानी पास में मिल जाते हैं। फिर तीसरा है आपका चीप लेबर, हमें
सस्ते में हमें काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की स्कोप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट का। क्या क्या चैलेंजेस हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे इंडिया में जो लेबर है वो इतने प्रोडक्टिव नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी लो है। फिर दूसरा वही इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, पावर सप्लाई कभी आता है कभी नहीं आता है, बहुत ही इरेगुलर रहता है, उससे मशीन्स डैमेज होती हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। बहुत और जो कोकिंग कोल जो कि स्टील के प्रोडक्शन में यूज होता है, सबसे पहली बात तो वो बहुत कम मिलता है, लिमिटेड उसकी अवेलेबिलिटी है, प्लस वो महंगा भी बहुत है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। फिर अब इसका एक अच्छा स्टेप लिया गया है इस डायरेक्शन में, वो है लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उस वजह से इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो लिबरलाइजेशन यही है कि जो हमारे कंट्री में जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा था उस पे से ट्रेड बैरियर्स हटा दिए एंड सो ऑन, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर के बिजनेसमैन आके यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाने लग गए। उससे भाई बाहर से जब अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई तो धीरे धीरे हमारा ये वाला इंडस्ट्री इंप्रूव हुआ। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया में है वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, एल्यूमिनियम लाइट है, इसका वेट कम है, इसमें करोजन भी नहीं होता। करोजन यू नो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब मेटल को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मॉइस्चर, एयर या कोई भी ऐसी चीज एक्सटर्नल चीज अटैक करती है तो उसका जो सरफेस होता है वो डैमेज होता है और मेटल खराब होता है। लेकिन एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, साथ में ये मैलिएबल है, मतलब कि हम इससे शीट्स बना सकते हैं इसको हैमर कर करके, और ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब आप इसको दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करते हो। ठीक है, अब एल्यूमिनियम तो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, यूटेंसिल्स बर्तनों में यूज होता है, वायर्स में भी यूज होता है, और ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसको हम स्टील की जगह यूज कर सकते हैं, कॉपर की जगह, जिंक की जगह, लेड की जगह भी इसे हम काफी इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं? ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। लेट्स सी टू आवर नेक्स्ट थिंग। ये जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, जनरली ये जो है ये प्रोसेस बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप एक बार रीडिंग कर लो कि बाय चांस एमसीक्यू में आ गया, सो यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है? वो रॉ मटेरियल है जो कि स्मेल्टर्स में यूज होता है बेसिकली एल्यूमिनियम बनाने के लिए। ये बहुत ही भारी और डार्क रेडिश कलर का रॉक होता है। ठीक है, रॉक होता है। तो हमको 4 to 6 टन बॉक्साइट का हम पत्थर लाएंगे तो उससे 2 टन एल्यूमिना बनेगा और उससे 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, इस चीज को याद रखना। 4 से 6 टन क्या लाना है? बॉक्साइट लाना है। उससे क्या बनेगा? 2 टन एल्यूमिना बनेगा। एल्यूमिना इज बेसिकली ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, और इस एल्यूमिना से 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनेगा। तो देखो, बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, उसको बॉक्साइट क्वारी से लाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको एल्यूमिना बनाते हैं, बॉक्साइट को क्रश किया जाता है और एल्यूमिना डिसॉल्व आउट किया जाता है। कहाँ पर होता है ये? एल्यूमिनियम रिफाइनरी में। फिर बल्क और शिप होता है स्मेल्टर पर। ठीक है, कैल्सिनेशन होता है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये साइंस का है, बट जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। एंड फाइनली कोई मोल्टन मेटल एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है और एल्यूमिनियम स्मेल्टर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये याद रख लेना, इस पे आ सकता है क्वेश्चन। 18,600 किलोवाट पर आवर टन। ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। ये पूरा प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखना कि 4 टन बॉक्साइट से 2 टन एल्यूमिना एंड देन 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम।
तो दो प्राइम फैक्टर्स जो कि लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं वो है रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, साथ में रॉ मटेरियल मिनिमम कॉस्ट पे मिल जाए। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इज अ प्राइम ग्रुप फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट। तो इसका आंसर है रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ये बहुत फास्ट ग्रोइंग है और डाइवर्सिफाइंग है हमारे इंडिया में। इसमें लार्ज स्केल भी यूनिट्स होते हैं एंड स्मॉल स्केल भी यूनिट्स भी होते हैं। अब इसमें रैपिड ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है दोनों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर्स में। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि हमारे जो केमिकल्स होते हैं ना, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो डिटेल में देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स में आखिर क्या फर्क है। वेल, लेट मी यूज अ डार्कर पेन। तो जो आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स है इसमें आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड लाइक H2SO4, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनको हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स के लिए, प्लास्टिक्स के लिए, पेंट्स के लिए। नाइट्रिक एसिड भी इसी में आता है, सोडा ऐश भी इसी में आता है एंड कास्टिक सोडा भी इसी में आता है। बात करें ऑर्गेनिक केमिकल्स की तो ये जनरली पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स मतलब क्रूड ऑयल वाले, ठीक है, क्रूड ऑयल वाली केमिकल्स जिनको कि सिंथेटिक फाइबर्स के लिए, सिंथेटिक रबर के लिए और फार्माक्यूटिकल्स और ड्रग्स के लिए यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री केमिकल बनाता भी है और खुद ही सबसे ज्यादा केमिकल्स यूज भी करता है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक केमिकल्स होते हैं उनको फर्दर प्रोसेसिंग करके दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं। बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। तो हाँ, एक क्वेश्चन मैंने बहुत देखा है बोर्ड एग्जाम में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से रिलेटेड आता है एंड बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था ना, उससे सबसे ज्यादा बूस्ट किस इंडस्ट्री को मिला था? तो इसका आंसर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कई लोग केमिकल इंडस्ट्री लिख के आ जाते हैं, मत लिखना, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लिखना, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड, लेट्स रीड फर्दर नाउ। तो आगे हम क्या पढ़ना है कि देखो, ये जो इंडस्ट्री है इसका प्रोडक्शन मेनली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है? नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स बनते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं एंड अमोनियम फॉस्फेट भी बनता है जिसे DAP भी बोला जाता है। और कुछ आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, NPK जिसे बोलते हैं। NPK जिसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश, ठीक है। पोटैश तो हमारी कंट्री में कंप्लीटली इंपोर्ट किया जाता है। क्यों? हमारे कंट्री में पोटैश होता नहीं है इसलिए, ठीक है। फिर इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स का इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की, मैंने आपको जस्ट अभी ये क्वेश्चन बताया था। फिर कौन कौन सी स्टेट्स में ये इंडस्ट्री पाई जाती है? तो एक तो आपका गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, केरला हो गया। इसमें तो हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन्हीं स्टेट्स में आपका हो जाता है। कुछ दूसरे स्टेट्स भी हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, राजस्थान है, ये भी करते हैं फर्टिलाइजर प्रोड्यूस। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री तो कितना इंपॉर्टेंट है यार, घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, सब तो सीमेंट इंडस्ट्री से ही बनता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री तो इंपॉर्टेंट होगा ही ना। तो एसेंशियल है सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा, स्कूल्स भी लिख देना, ठीक है। तो
अब देखो, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। लाइमस्टोन के बड़े बड़े पत्थर, जिप्सम, सिलिका, ये सब चाहिए होता है आपका फॉर दिस सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, फिर कोल और इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, रेल ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इतना बल्कि सामान यूज कर रहे हो तो आपको रेल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। साथ में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा और कोल चाहिए होगा। फिर स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट जो हमारे हैं वो है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में क्या है, गुजरात के पास सी शोर है और सी शोर में वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम गल्फ कंट्रीज को अपना सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है। तो अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कहाँ सेटअप हुआ था, मुंबई में, और कब हुआ था, 1854 में। फिर हमने देखा था जूट मिल, जो कि कहाँ हुआ था, रिश्रा में, एंड डेट क्या है वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन बताओगे आप कि रिश्रा में पहला जूट मिल हुआ था सेटअप, तो उस कौन से ईयर में हुआ था, यू विल राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन। सो अब जब ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं स्टार्टिंग में, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अभी के अभी। तो पहला प्लांट जो सीमेंट इंडस्ट्री का सेटअप हुआ था वो हुआ था चेन्नई में इन 1904, चेन्नई 1904। अब रेडिली अवेलेबल मार्केट है इसकी ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, क्योंकि बहुत अच्छा हमारा सीमेंट बनता है, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और साउथ एशिया में, क्योंकि क्वालिटी का सीमेंट मिलता है इंडिया में। तो इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, प्रोडक्शन में भी और एक्सपोर्ट में भी।